इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैं बात कर चुका हूँ। क्लाइमेट और वेदर के बीच का फर्क क्या होता है, ये बात कर चुका हूँ। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस का, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस देखेंगे, इनके सोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मेन ग्रीन हाउस गैसेस नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आ रहा है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एक बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रीन हाउस गैस होती है जिसको आप बोलते हो वाटर वेपर। तो इन सारी गैसेस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए एक ग्रीन हाउस गैस जिसको जीएचजी भी बोला जाता है, ये वो गैस होती है जो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है थर्मल इंफ्रारेड रेंज में। मैंने आपको बताया कि सन से जो एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी होती है और शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, वो अर्थ पे पड़ती है। अर्थ जिस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। ग्रीन हाउस गैसेस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में चारों तरफ उसको रेडिएट करते हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अगर कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जाए तो ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये सब मिलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे पृथ्वी पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी के डेट में देखा जाए तो एवरेज 15 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारी पृथ्वी का। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो -18 से -19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता हमारी पृथ्वी का। हम लोग एक आप कह सकते हैं कि फ्रोजन प्लेनेट होते जिसपे कोई जिंदगी कोई लाइफ नहीं होती। तो जो लाइफ है उसमें हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है, जिसके बनने में ग्रीन हाउस गैसेस का एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली ग्रीन हाउस गैस जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है फ्रेंड्स आपकी मीथेन। अब देखिए मीथेन आती कहां से है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए मीथेन आपको बहुत सारे सोर्सेस से मिलती है। जैसे मीथेन आपको वेटलैंड से मिलती है, एक सोर्स तो इसका वेटलैंड है। वेटलैंड में कैसे मिलती है फ्रेंड्स, देखिए वेटलैंड पानी से भरे हुए होते हैं। इन वेटलैंड में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना, उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक कंडीशंस में, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशंस में इन ऑर्गेनिक मटेरियल को जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है, उस बाई प्रोडक्ट को बोला जाता है मीथेन। तो वेटलैंड्स जो मीथेन छोड़ते हैं वो कुछ इस तरीके से छोड़ते हैं, समझ गए। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका मीथेन के एमिशन में। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका डोमेस्टिक कैटल होता है, जैसे कि आपका काऊ हो गया, गोट हो गई, बफेलोज हो गई, ये लोग क्या करते हैं कि कैमल्स हो गए, इनके नॉर्मल डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये लोग बहुत सारा CH4 छोड़ते हैं। तो ये एनिमल्स, जितना आपको पता है कि कैटल पॉपुलेशन में हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इनके नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस की वजह से बहुत सारा मीथेन रिलीज होता है। फिर क्या होता है कि जो एनिमल मैन्योर होता है, ठीक है, जो एनिमल का डंग होता है, उस एनिमल डंग को हम लोग मैन्योर में बदलते हैं। देखिए एनिमल डंग को हम लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं। उस एनिमल डंग को यानी कि गाय के या भैंस के गोबर को पात के उसको हम लोग कंडों की तरह इस्तेमाल करते हैं। उस कंडों से हम लोग खाना बनाते हैं अपने घरों में। जब उन कंडों को जलाते हैं तब CH4 मीथेन निकलती है। फिर जब हम लोग एनिमल मैन्योर बनाते हैं, एनिमल के डंग से जब एनिमल मैन्योर बनाते हैं तो उस मैन्योर को बनाने में और स्टोर करने में भी CH4 का बहुत एमिशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज अ मेजर एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ CH4 एमिशंस। तो दो समझ में आ गए, एक तो वेटलैंड की वजह से आपका CH4 एमिशन होता है, एक एग्रीकल्चर की वजह से आपका CH4 एमिशन होता है। एक और जो फैक्टर इसमें आता है वो है इंडस्ट्री फ्रेंड्स। तो यहां पे लिखा हुआ है कोल, नेचुरल गैस, ऑयल। आपको पता है कि नेचुरल गैस का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है आपका मीथेन। तो भैया देखिए क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन क्रूड ऑयल के नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में, इनकी आप कह लीजिए कि प्रोसेसिंग में, इनकी रिफाइनिंग में, इनकी स्टोरेज में, ट्रांसमिशन में, इन सब में एक बाई प्रोडक्ट की तरह CH4 रिलीज होता है। और फ्रेंड्स जब मैंने आपको अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बताया तो मैंने आपको लैंडफिल का कंसेप्ट बताया था। लैंडफिल के कंसेप्ट में क्या होता है कि सारा आप कचरा लेके जाएंगे और लैंडफिल में डिस्पोज करेंगे। उस डिस्पोजल के प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं मीथेन। तो जो मैंने लैंडफिल वाली वीडियो बनाई है, सैनिटरी लैंडफिल्स वाली वीडियो बनाई, उस वीडियो को जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस लैंडफिल से मीथेन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो चार मेजर आपको बताया, एक तो हो गया एग्रीकल्चर जिसमें आपका लाइव स्टॉक, बाकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। एक हो गया आपका वेटलैंड्स, एक हो गया आपका इंडस्ट्री, एक लैंडफिल्स जिसको आप ऑर्गेनिक वेस्ट एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स भी बोलते हो। तो अगर आप मीथेन की बात करें तो मीथेन के आपको इतने सोर्सेज नजर आ गए। अगले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और जब बात होने लगी फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड की,
तो एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, वाटर वेपर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वाटर वेपर, नमी, हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये हमको पता है। और वाटर वेपर अगर एक बैलेंस में प्रेजेंस है तब तो ठीक है, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का होना जरूरी है, वाटर साइकिल का हिस्सा है ये वाटर वेपर हवा में होना। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा वाटर वेपर अगर आपका हवा में है तो वो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल वार्मिंग करेगा। लेकिन जो मैन काइंड है वो डायरेक्टली वाटर वेपर के प्रोपोर्शन को हवा में नहीं बढ़ाता है। होता यह है कि जैसे CO2 हो गई या फिर दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हो गई। अब जब CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जब बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में तो उसकी वजह से टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाटर वेपर से जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ जाता है, और जब इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा तो वाटर वेपर की जो बैलेंस है वो हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर में बिगड़ता है और वाटर वेपर का प्रोपोर्शन भी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। तो आप इस सेंस में कह सकते हैं कि वाटर वेपर इज ऑल्सो अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। लेकिन वाटर साइकिल को अगर आप देखेंगे ना तो ये वाटर वेपर बहुत ज्यादा देर तक आपका एयर में नहीं रहता है, ये रेगुलरली अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है। क्लाउड बन के पानी बन जाएगा, ठीक है, पानी की फॉर्म में रिवर्स में पहुंच जाएगा, ओशन में पहुंच जाएगा, फिर से इवेपोरेट होगा, तो रेगुलरली चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर 100 साल का देखा जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बेस माना जाता है, इसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को 1 माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली वीडियो देखिए, वहां आपको पता चलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो अर्थ की जो कार्बन साइकिल है उस कार्बन साइकिल का पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में होना। इस कार्बन साइकिल में होता क्या कि भाई कार्बन एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, ओशन के बीच घूमता रहता है, रेगुलरली रोटेट करता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस में रोल तब आता है फ्रेंड्स जब होता यह है कि आप ह्यूमन कारणों की वजह से, ह्यूमन रीजंस की वजह से कार्बन ऑक्साइड का कंटेंट आप एटमॉस्फेयर में बढ़ा दें। अब आप वो कैसे बढ़ाएंगे? आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपने कोल जलाया और ऑयल जलाया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारा एमिशन हुआ। उस एमिशन ने कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाया एटमॉस्फेयर में। फिर आपको पता है फ्रेंड्स कि आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा ये जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं वो धुआं छोड़ते हैं। उस धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर कंटेनेंट होता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस होता है। फिर जब आप आयरन स्टील को बनाते हैं, दूसरे मेटल्स को बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की बहुत सारी वजह हैं, और जो मेजर ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्सेसिव जो प्रेजेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इन्हीं वजहों की वजह से। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में लाने की बहुत नई नई तरीके हमने इजाद कर रखे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जिस तरीके से एटमॉस्फेयर से हटाया जाता है उस तरीकों को हम हटा देते हैं। हम लोग आज की डेट में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन करके हम लोग अपने प्लांट कवर को, ट्री कवर को कम कर रहे हैं। अब इससे देखिए हम लोग अपनी कवर कैसे खोद रहे हैं। ये जो ट्रीज होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक इनपुट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उसका आउटपुट होता है वो ऑक्सीजन। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये प्लांट्स, ये ट्रीज कार्बन ऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली एटमॉस्फेयर से हटा रहे हैं, और हम इन्हीं पेड़ पौधों को काटे दे रहे हैं। तो जब हम इन्हीं पेड़ पौधों को काटे दे रहे हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इन पेड़ पौधों के थ्रू एटमॉस्फेयर से हटना था वो हटेगा नहीं, और उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये ट्विन रीजंस आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल प्ले कर रहा है। अब आगे हम किसकी बात करेंगे? आगे हम लोग बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, सॉलिड वेस्ट एज वेल एज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड इज अ पार्ट ऑफ अर्थ नाइट्रोजन साइकिल। मैंने नाइट्रोजन साइकिल पे भी वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, मेरे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट को जाके देखिए, वहां आपको मिलेगी। देखिए, मैंने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी में बहुत वीडियोस बना रखी है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो, बट अब मैं 100% श्योर हूं कि आपने नहीं देखा होगा। तो नहीं देखा है तो जाके देखिए। अब बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉसिल फ्यूल कंबशन हो गया, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गए, इनमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है? देखिए, सॉइल में फ्रेंड्स आपका नाइट्रोजन होता है। सॉइल में नाइट्रोजन कहां से आएगा भैया? आप सॉइल में एनपीके फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है।
सॉइल में नेचुरली भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस नाइट्रोजन को सॉइल में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है वो तोड़ेगा और वो बैक्टीरिया सॉइल के नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज करेगा। तो नेचुरली नाइट्रोजन साइकिल के हिस्से की तरह जो सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी प्रेजेंट है उस पर बैक्टीरिया फंक्शन करके उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलता है। और यही चीज ओशंस में भी होती है। ओशंस में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ओशन में डिसॉल्व नाइट्रेट्स को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलते हैं। तो एक तो ये रीजन हो गया नाइट्रस ऑक्साइड के बाहर निकलने का। सॉइल के बैक्टीरिया सॉइल के नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलेंगे और ओशंस के बैक्टीरिया जो डिसॉल्व सॉल्ट्स है नाइट्राइट के उसको आपका नाइट्रस ऑक्साइड में बदलेंगे। फिर हम एग्रीकल्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो एग्रीकल्चर में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें मैंने एक तरीके से बता ही दिया कि एग्रीकल्चर में होता क्या है कि आप बहुत सारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को सॉइल में मिलाते हो और सिंथेटिक फर्टिलाइजर में आप मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो बेसिकली आप नाइट्रोजन को सॉइल में मिला रहे हो और फिर यही नाइट्रोजन आपका इस जो बैक्टीरिया ने फंक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज किया था वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। तो एग्रीकल्चर का भी एक मेन रोल होता है नाइट्रोजन को रिलीज करने में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर लाइफ स्टॉक का जो मेन्योर होता है, लाइफ स्टॉक मेन्योर, जो उनका जो मैंने आपको बताया था ना कि जो काऊ डंग होता है, जो बफेलो डंग होता है, जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी बहुत सारा नाइट्रोजन रिलीज होता है, उनके यूरिन प्रोडक्ट से भी बहुत सारा नाइट्रोजन रिलीज होता है। तो एनटीओ एमिशंस का सोर्स ये एनिमल्स के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एनिमल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर आल्सो अ बिग सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें। ट्रांसपोर्टेशन में आप फ्यूल्स बर्न करते हैं फ्रेंड्स, आप पेट्रोल बर्न करते हैं, आप डीजल बर्न करते हैं। तो पेट्रोल डीजल की बर्निंग में भी नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। नाइट्रिक एसिड, अब जैसे बात करें नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कहां कहां होता है, तो बहुत सारे फाइबर्स को बनाने में, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने में, जैसे नायलॉन को बनाने में। तो नायलॉन को बनाने में आपका नाइट्रिक एसिड का यूज होता है, नायलॉन मैन्युफैक्चरिंग में। फिर बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने में आपका नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। उसी तरीके से बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने में इस नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। और जब आप इस नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं तो नाइट्रिक एसिड को बनाते वक्त एज अ बाई प्रोडक्ट हमको एक एलिमेंट मिलता है, गैस मिलती है जिसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो जब फैक्ट्रीज में आप नाइट्रिक एसिड बनाएंगे तो आपको एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इसकी वजह से भी बहुत सारा नाइट्रस ऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो ये आपको मैंने कई कारण बनाए नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्यों प्रेजेंट है। कम कम टाइम में बता रहा हूं। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो जो मैंने स्पेसिफिकली वीडियोस बना रखी हैं उनको देखिए, जाके नाइट्रोजन साइकिल को देखिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस की, और ये फ्लोरिनेटेड गैसेस सबसे खतरनाक होती है। सबसे मेन है इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसको बोलते हैं HFC, इसको बोलते हैं PFC और इसको बोलते हैं SF6। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड भी होती है। तो ये सिंथेटिक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलीज होती हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज के बारे में और देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला पैराग्राफ पढ़िए। आपको मैंने एक वियना कन्वेंशन बताया था, उस वियना कन्वेंशन के लिए अंदर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था कि भाई जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था उसको अरेस्ट करने के लिए। तो उस समय पे मैंने आपको बताया था कि भाई पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता था, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता था, हैलोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। और इन सब एलिमेंट की वजह से ओजोन लेयर बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही थी। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन होता था और क्लोरीन स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बना के बहुत सारा ओजोन, मतलब ओजोन लेयर के होल में बहुत मेजर रोल प्ले करता था ये क्लोरीन। तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन, इन सब चीजों को तो बैन किया गया, लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी चाहिए। तो अल्टरनेटिव क्या निकल के आया? अल्टरनेटिव निकल के आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो व्हाट वाज द अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। इस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कहां किया जाता था? इसको एज अ रेफ्रिजरेंट, यानी रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, सॉल्वेंट्स में, फायर रिटार्डेंट्स में, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स में। आप जाके मेरी HFC और HCFC वाली वीडियोस को देखिए, किगाली एग्रीमेंट वाली वीडियोस को देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाली वीडियोस को देखिए। यहां पे मैंने इन सब चीजों को पहले भी डिटेल में बताया है। तो फिलहाल के लिए उसमें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और ओजोन लेयर का जो होल था वो छोटा भी हो गया।
बट उस समय पे लोगों ने एक चीज रियलाइज नहीं की, ये जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है बहुत ज्यादा खतरनाक था। इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, ये मैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली वीडियोस में बना चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके देखिए। तो ये तो मैंने बात की हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की। अब मैं आपको बताता हूं किसके बारे में, परफ्लोरोकार्बन्स की, PFC के बारे में बताता हूं। परफ्लोरोकार्बन्स को फ्रेंड्स कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए जब एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है या फिर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में एज अ बाई प्रोडक्ट आपको परफ्लोरोकार्बन्स मिलेगा। दिस परफ्लोरोकार्बन्स इज रिसीव्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। उसी तरीके से अगर आप सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करो, SF6 की, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी आपको ये SF6 आप कह सकते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। फिर जब मैग्नीशियम की प्रोसेसिंग होती है, तो मैग्नीशियम की प्रोसेसिंग में भी SF6 प्रोड्यूस होता है। तो SF6 मैग्नीशियम की प्रोसेसिंग में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, PFC सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग में एज अ बाई प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, तो एज अ बाई प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होगा। तो ये परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये बेसिकली दो ऐसी चीजें हैं जो कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो फ्लोरिनेटेड गैसेस में तीन आपको समझ में आई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिसका मैंने आपको काम बताया, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड कैसे यूज हुआ, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हुआ, मैग्नीशियम प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हुआ, लीक डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल हुआ जाता है, और बहुत सारे अलग चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है ये। वहीं पे अगर आप बात करें किसकी, परफ्लोरोकार्बन्स की, तो परफ्लोरोकार्बन्स एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग में एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये इनके सोर्सेस हैं, और इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हम देख चुके हैं। बहुत भयानक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इन तीनों गैसेस का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, परफ्लोरोकार्बन्स का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। इनको फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपसे फ्लोरिनेटेड गैसेस के बारे में पूछा जाए, तो ये तीन गैसेस हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस बताई हैं और उनके इफेक्ट्स बताए हैं। इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक अलग 10 मिनट की वीडियो मैं उसके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर नहीं कर सकते तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है कुछ इस तरीके काम करती है कि जितनी ज्यादा वीडियोस लाइक होंगे और उन पर कमेंट पड़ेंगे, उतना ही ज्यादा यूट्यूब इन वीडियोस को रिकमेंड करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।